दोस्तों, आज के युग में भूत प्रेत को लेकर लोगों के मन में जैसे विचार निकल से गए हैं। दुनिया में कई प्रकार के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोगों के अंदर शुरुआत से ही भूत प्रेत के प्रति घृणा भरी हुई रहती है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता। जिनके साथ गंदे हादसे होते हैं वही उस दौर को समझ पाते हैं। निखिल एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का जो अपने सपनों के ख्याल में डूबा था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने हर कोशिश को अंजाम दिया, लेकिन वो आज तक किसी भी ढंग की जॉब को पाने में असमर्थ रहा। उसका एक कारण ये भी था कि उसने कभी भी अपने काम को छोड़कर अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वैसे वैसे वक्त की कदर भी लोगों को समझ में आने लगती है। निखिल को भी अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ा कि जब तक वो अपनी पूरी मेहनत लगाकर समय पर ध्यान नहीं देगा तब तक वो अपनी जिंदगी में सफलता के दरवाजे को खटखटा पाने में नाकाम रहेगा। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद उसकी जिंदगी में एक नए मोड़ ने जन्म लिया। ये दोपहर का वक्त था जब कई दिनों के बाद निखिल दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने के लिए जोधपुर के लिए रवाना हुआ। जोधपुर एक ऐसा जिला है जहां राजस्थान की एक पुरानी चीज खंडर के रूप में प्रतिस्थापित है। भूत प्रेत और साथ ही पुरानी चीजों पर पल भर के लिए विश्वास नहीं करने वाला निखिल अपने दोस्त सुनील के साथ जोधपुर में घूमने वाला था। जोधपुर का एक एक कोना अपनी रहस्यमय चीजें और साथ ही अलग अलग दिखाई देने वाली चित्रकलाओं से मशहूर मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग उन्हें सिर्फ चित्रकला के दृश्य से भी देखते हैं, यानी कि जिस चीज के अंदर रहस्य का दरवाजा खटखटाया गया है लोग उसे सिर्फ एक चित्रकला मानते हैं। हर एक पत्थर के नीचे अजीबोगरीब चीजों के बारे में उल्लेख किया जाता है। और तभी सुनील ने बताया कि जोधपुर के अंदर एक ऐसा दरवाजा भी है जिसके अंदर के क्षेत्र में जाने के बाद हमें सिर्फ नंगे डायनों का नाच देखने को मिलता है। और ये सुनते ही निखिल की हंसी फूट पड़ी। निखिल जोर जोर से हंसते बोला, अच्छा तो तुमने कभी उन डायनों का रंग नहीं देखा? और ये बोलकर वो शांत हो गया। लेकिन ये शांति अपनी मौत को आमंत्रण देने का प्रमाण थे। वैसे तो सुनील को भी इन चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्त के सामने जिद करते बोला, हो सकता है जोधपुर में सच में कुछ ऐसा ही नजारा हो जो एक हकीकत हो। निखिल को ये बातें कतई पसंद नहीं आई और उसने अपने दोस्त को बोला, अच्छा तो तुम मुझे ये बता कहाँ पर वो दरवाजा, मैं उसके अंदर भी जाकर दिखाऊंगा और वापस लौट कर भी आऊंगा। लेकिन सुनील नहीं चाहता था कि उसका दोस्त किसी मुसीबत के पानी में पड़े। इस दिन तो उनके बीच इतनी ही वार्तालाप हुई और उसके बाद दोनों ने अपनी जुबान को बंद कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक लड़ाई झगड़ा दोस्तों के बीच किसी चीज का कारण नहीं बनता तब तक शांति नहीं मिलती। बाद में तय हुआ कि निखिल उस दरवाजे के करीब जाकर दिखाएगा, पर सुनील नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई अनहोनी जन्म ले। लेकिन इसके बावजूद भी उसको ठंडक नहीं पड़ी और उसने निखिल को उस दरवाजे के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। जोधपुर में एक जगह है जो कि दूसरे जिले के बॉर्डर पर पड़ती है जिसका नाम जमुआ घाट है। और जमुआ घाट के पास आते ही एक खाली और वीरान सा मैदान दिखा जो बड़ा ही सुनसान था। उस मैदान के बगल में एक छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ था और वहीं था एक दरवाजा जो उस कब्रिस्तान के अंदर तक जाता था। लेकिन उस दरवाजे को देखते ही निखिल एकदम से हिल गया, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कब्रिस्तान जैसे वीरान इलाके में अपने कदम नहीं रखे थे। और जिस तरह ये कब्रिस्तान दिखाई पड़ रहा था तो निखिल के कदमों के नीचे से जमीन ही खिसकने लगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी रात के वक्त में इस तरीके से सुनसान कब्रिस्तान में दाखिला नहीं दिया था। चांद की हल्की हल्की रोशनी अभी भी आसमान में शोर मचा रही थी, तो दूसरी तरफ निखिल की जान हलक में आ गई थी। उसके अंदर डर का हल्का हल्का निशान नजर आने लगा। कुछ तो ऐसा था जो उस कब्रिस्तान को पहले से ही खौफनाक बना रहा था। शायद उस कब्रिस्तान के अंदर का दृश्य और भी डरावना होगा। इससे पहले निखिल कुछ और विचार कर पाता कि उसे अपने बिल्कुल पीछे से गाड़ी की हेडलाइट नजर आने लगी। वो तुरंत ही पीछे घूमा तो उसने देखा कि एक गाड़ी उसके पीछे से गुजर गई। खासकर उस गाड़ी ने कब्रिस्तान के बगल में आते ही अपनी स्पीड में इंक्रीज कर लिया। ये नज़ारा डरावना तो नहीं था, लेकिन दिमाग के अंदर विचारों को भर देने वाला था।
इससे पहले निखिल अपने दोस्त से कुछ कहने का प्रयास करता, उसके दोस्त ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि शायद इस कब्रिस्तान के अंदर कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां अवश्य मौजूद हैं जिनका खौफ इस हाईवे के ऊपर भी अपने काले बादलों के रूप में बहने लगता है। उसके बाद निखिल ने अपने विचारों में तब्दीली दिखाई और वो हिम्मत करते हुए बोला, बस बहुत हो गया यार, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता और अब मैं इस कब्रिस्तान के अंदर हर एक कोने में जाकर भी दिखाऊंगा। फिर क्या था, उसने अपने दोस्त सुनील को वहीं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा रहने को कहा और वो अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो कब्रिस्तान के मेन दरवाजे में पहुंचता तो उसे उस दरवाजे की दीवार के ऊपर कुछ बैठा हुआ दिखा, जिसे देखने के पश्चात यही लग रहा था मानो कोई इंसान वहां पर बैठा हो और अपने पैरों को हिला रहा हो। उस आदमी को अपने कदमें हिलाते देख एक पल के लिए निखिल थोड़ा सा सहम गया, लेकिन दूसरे ही पल उसके पैर में कोई कांटा सा चुभ गया और वो नीचे देखने लगा। लेकिन बाद में जब उसने वापस ऊपर की तरफ देखा तो इस बार उसने पाया कि दूर दूर तक उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर किसी की दस्तक नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। इस भयानक से दिखने वाले इस कब्रिस्तान की सच्चाई तो अभी तक रहस्यमय थी, क्योंकि अभी तो निखिल सिर्फ एक कब्रिस्तान को बाहर से देख रहा था, अंदर जाना तो अभी बाकी ही था। अपने छोटे छोटे पांव को हल्के हल्के रूप में अब निखिल उस कब्रिस्तान के अंदर पटकने लगा। अंदर की जमीन एकदम सूखी हुई थी, सूखे पत्ते इधर से उधर हिल रहे थे और फिर अचानक ही वो हुआ जिसकी निखिल ने कल्पना तक नहीं की थी। उसका पांव किसी चीज के अंदर धंस गया और उसे अपने पैर के ऊपर बहुत जोर का दर्द हुआ। दर्द के मारे निखिल की चीख निकल गई, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी वो इतनी जोर के चिल्लाने के बावजूद भी निखिल को ऐसा ही लगा कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। दूसरी तरफ उसके पैर में एक जोरदार खरोंच हो चुकी थी। उसने अपने पांव को इधर से उधर हिलाया, लेकिन वो हिला ही नहीं। दर्द इतना जोर का था कि वो पूरा दहल उठा। निखिल की जुबान से सिर्फ दर्द के कराहने की आवाजें आ रही थी और उसके बाद निखिल के कंधे पर किसी का हाथ आकर टपक गया। निखिल धीमे धीमे पीछे मुड़ा और इस बार जब वो पीछे मुड़ा तो उसके हाथ और पैरों में सनसनी मच गई, क्योंकि उसने देखा कि एक अकल्पनीय पुरुष जिसके दांत बाहर निकले हुए थे और साथ ही उसका पूरा का पूरा चेहरा एकदम काला था। निखिल को एक हल्के हल्के मुस्कान देते हुए बोला, स्वागत है आपका इस मौत के मंजर में। और इतना बोलते ही निखिल को घबराहट होने लगी, जिस कारण उसके शरीर में हड़कंप मच गई। निखिल कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई लफ्ज तक बाहर नहीं निकला और उसके बाद वो बेहोश हो गया और एक कब्र के पास गिर गया। जब तक उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसे आवाज दे रहा था, लेकिन वो अभी तक कब्रिस्तान में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर उसने पाया कि एक बुजुर्ग सा दिखने वाला शख्स एक फावड़ा लेकर किसी की कब्र खोद रहा था। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, देखने में उतनी ही खौफ से भरी महसूस होती है। निखिल चुपचाप उस आदमी के बगल में जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भैया आप इस कब्रिस्तान के रखवाले हो क्या? लेकिन निखिल की इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इस वक्त निखिल का पूरा शरीर कांप रहा था, तो उस आदमी ने मुड़ते हुए बोला, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कब्र नहीं खोद रहा हूँ, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। उस वक्त निखिल किसी लाश की तरह इधर से उधर टहलता रहा। वो वापस से कब्रिस्तान से निकलने का दरवाजा भूल चुका था। कब्रिस्तान के अंदर लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी कि वो लाइट की मदद से उस कब्रिस्तान से बाहर निकल सके। इससे पहले कि उसके साथ कुछ घटित होता कि उसे अपना दोस्त दिखाई देने लगा, जो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका था। लेकिन उसके दोस्त के पीछे कुछ भाग रहा था, जो दिखने में बड़ा ही खौफनाक था। उसके हाथ बड़े बड़े थे और साथ ही उसके मुंह के ऊपर लाल लाल कुछ दिख रहा था। निखिल उसे घूरते देखने लगा और बाद में उसे पता चला कि ये तो इस कब्रिस्तान का एक खौफनाक जानवर है, जो कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है। इससे बचने के लिए निखिल को तत्काल यहाँ से भागना होगा। इससे पहले निखिल भाग पाता कि उस आदमी ने निखिल को रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें इस कब्र के अंदर नहीं दफनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी कब्र कहीं और ही खोदी जाएगी। एक पल के खातिर तो निखिल का माथा ही सनक गया। उस आदमी को यूं बात करता देख निखिल का मन हुआ कि वो एक कसकर उस आदमी के गाल पर तमाचा जड़ दे। वो अभी भी कुछ कर पाने में असक्षम था और वो तुरंत ही वहां से भाग पड़ा। वो जानता था कि
इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद सारी चीजें एक छलावा है और उन्हें कभी भी मौत के द्वार तक पहुंचा सकती हैं। और यही एक बड़ी वजह थी कि उसे वहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था जिससे वो अपनी जान बचा सकता था, और वो थी कब्रिस्तान के चारों तरफ फैली हुई एक विशालकाय दीवार जिसके ऊपर मिट्टी का जमावड़ा था। मगर भागने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका दोस्त सुनील बुरी तरह चिल्ला रहा था, मानो कोई उसे बहुत जोर से मार रहा हो। और यह आवाज़ इतनी ज़्यादा दर्द भरी थी कि एक समय के लिए निखिल के रंगों में दौड़ता हुआ खून भी जमने लगा। वो बार बार उस कब्रिस्तान के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगा, लेकिन उस कब्रिस्तान के चारों तरफ के एरिया में घास फूस का जमावड़ा था और साथ ही वो बुजुर्ग आदमी अभी भी उसी तरह कब्र को खोदने में लगा हुआ था। उसके बाद धीमे धीमे वहां हंसने की आवाज़ भी अब गूंजने लगी थी और पूरा का पूरा माहौल अब तड़पने लगा। उसी समय निखिल किसी तरह अपनी बंदरों वाली हरकतों से दीवार पर चढ़ गया, और दीवार पर चढ़ने के बाद उसने देखा कि उस कब्रिस्तान के अंदर एक काला साया घूम रहा था। और जब उस साये ने निखिल के पास आने का दुस्साहस किया तो निखिल उसे घूरते हुए देखने लगा। एक ऐसा अजीब और काला साया जिसके अंदर से सिर्फ काला काला धुआं निकल रहा था। और उसके बाद जब वो साया वहां से गायब हुआ तो लंबे लंबे बालों वाली एक भयानक सी चुड़ैल उसे नजर आने लगी। लेकिन अपनी किस्मत के बल पर निखिल वहां से बचकर निकल गया। निखिल को जहां लग रहा था कि उसका दोस्त मर चुका होगा, तो वहीं जब वो उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो उसका निकम्मा दोस्त सुनील अभी भी उसी का इंतजार करते हुए बाइक का सहारा लेकर बैठा हुआ था। निखिल की ये दशा देखकर पहले तो सुनील उसके ऊपर जोर से हंसने लगा, लेकिन परिस्थितियों की मजबूरी को समझते हुए उसने वहां से निकलना ही ठीक समझा। और इस तरह निखिल की जिंदगी में एक नए मोड़ ने जन्म दिया। और उस दिन के बाद उसने भूत प्रेत को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, और आज वो एक अच्छा राइटर बन गया है दोस्तों, जिसने अपनी कहानियों के लेख से काफी लोगों का दिल जीता है। और आज एक अच्छी और मोटी रकम के साथ वो काफी मशहूर भी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।